हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम बात करेंगे हमारे फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, विच इज द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डोडे. Alphonse Daudet was born in the year of 1840, died in the year of 1897. He was the French novelist and a short story writer as well. So the story that you will be reading in this chapter is set in the days of Franco-Prussian War that happened in 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Ottoman Bismarck. Prussia then consisted of what now known as Germany, Poland and parts of Austria. In the story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. And read the story to find out what effect this had on the life at school. Well, यहाँ पर पहले तो हमें ऑथर के बारे में बताया गया कि जो ऑथर हैं वो फ्रांस से बिलोंग करते थे एंड उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हुई है. अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में जो आप मतलब पढ़ेंगे, जो कहानी आप पढ़ेंगे, वो किन दिनों की बात है, जब एक वॉर हुआ था, फ्रैंको प्रूशियन वॉर. फ्रैंको का मतलब क्या है? फ्रांस. प्रूशियन का मतलब क्या है? तीन नेशन से मिलकर प्रूशियन बना था. और वो नेशन कौन कौन से हैं? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. सो ये तीन नेशन से मिलकर क्या बना था? जो है प्रूशिया बना था, राइट. सो अगर हम इस वॉर की बात करें तो प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था. और जब ये वॉर हुआ था उस टाइम पर प्रूशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क. अब जब इस वॉर में प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था तो उस टाइम पर फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट जो थी उसको कैप्चर कर लिया गया, जिनका नाम क्या है? एल्सेज एंड लोरेन. ये दोनों डिस्ट्रिक्ट एल्सेज एंड लोरेन किसकी थी? फ्रांस की, राइट. और प्रूशिया ने फ्रांस को जब हराया तो इन दोनों पर उन्होंने अपना एक इम्पोजिशन कर दिया, या फिर ये कह लो कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लिया था. अब आगे जो भी आप इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे वो आपको ये बताया जाएगा कि लोगों पर इस वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा था. एंड आप बहुत सारे लॉसेस इसमें देखेंगे. लॉसेस किस तरीके के? लॉस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, लॉस ऑफ द एजुकेशन, लॉस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग द कंट्री. बहुत सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे और बहुत सारे लेसन्स भी आपको समझने को मिलेंगे कि एक इंसान के लिए उसकी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है. अब आगे देख लेते हैं हम आगे अब स्टोरी पढ़ेंगे, राइट, लाइन बाय लाइन. अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये जो स्टोरी है ये नरेट कौन कर रहा है. तो यहां पर एक नरेटर है जो एक स्कूल गोअर है, मतलब छोटा सा वो बच्चा है जो स्कूल जाता है, जिसका नाम है फ्रांस, ठीक है. एंड वो जिस स्कूल में जाता है वहां पर एक टीचर है जिनका नाम क्या है? एमएल. एम डॉट, दैट मीन्स मिस्टर को फ्रेंच लैंग्वेज में एम डॉट लिखा जाता है, तो इसीलिए ये मिस्टर एमएल नाम है इनका. तो मिस्टर एमएल जो कि फ्रेंच टीचर हैं, फ्रांस स्कूल में जाता है इनके और इनसे पढ़ता है, ठीक है. तो जो भी आप इसमें स्टोरी सुनेंगे, जो भी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे, वो जो एक छोटा सा स्कूल जाने वाला बच्चा है वो हमें अपने नजरिए के थ्रू, अपनी ऑब्जर्वेंस के थ्रू यहां बताएगा कि लोगों ने क्या क्या उस टाइम पर फील किया था. किस टाइम पर? जब बर्लिन से ये ऑर्डर आ गया था कि फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स में अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है. अगर अभी तक आपको आगे का पार्ट नहीं समझ आया या कुछ ऐसे नहीं समझ में आया तो पहले हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं, एंड देन यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग एंड व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड द इम्पोजिशन ओवर द कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट. I started for school very late that morning. Now who is I? Narrator. And what is the name of the narrator? Franz. So Franz is saying that he was getting late that morning and he was in great dread of scolding. Great dread means he was in fear. He was in acute fear because उसको डर था कि उसको डांट पड़ेगी. But डांट क्यों पड़ेगी? Especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles. क्योंकि डांट इसलिए पड़ने वाली थी, स्कूल में आज उनके जो टीचर है मिस्टर एमएल, वो कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे
पार्टिसिपल्स के टॉपिक पर। एंड फ्रांस डिड नॉट इवन नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रांस को तो पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता। तो पहली लाइन में क्या बताया गया कि जो फ्रांस है उस दिन उसने काफी लेट शुरुआत की स्कूल जाने की, और वो काफी लेट हो गया था, और उसी दिन स्कूल में एक टेस्ट या कुछ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने थे पार्टिसिपल्स के ऊपर, एंड फ्रांस को कुछ भी नहीं पता था पार्टिसिपल्स का। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. अब थोड़े टाइम के लिए, for a moment, मतलब for a minute, उसने क्या सोचा कि rather than going to school, he would run away. वो कहीं बाहर भाग जाएगा जहां पर वो अपना टाइम स्पेंड करेगा। ना वो घर में जाएगा, ना वो स्कूल में, बल्कि वो बाहर अपना टाइम स्पेंड करेगा। It was so warm and bright. The birds were chirping at the edge of the woods. And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. यहां पर वो क्या बोलते हैं, यहां पर वो ये बात बोलते हैं कि वो बाहर टाइम इसलिए स्पेंड करना चाहता था क्योंकि उस टाइम पर काफी वार्म एंड ब्राइट डे था। दैट मीन्स इट वॉज वेरी वेरी सनी डे। सनी डे का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर इसका मतलब ये है कि जो जो फ्रांस रीजन है ये काफी कोल्ड है, और जब भी धूप वगैरह आती है तो इनको बहुत अच्छा लगता है जो है सन बेस्किंग करना, राइट। तो इसने सोचा कि रादर देन गोइंग टू स्कूल ही वुड स्टे आउट अंडर द सन बिकॉज इट वाज सो ब्राइट डे। एंड साथ ही साथ उसने क्या बताया है हमें कि मैं बर्ड्स को चर्प करते हुए सुनूंगा, उनकी आवाज सुनूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड जो सॉ मिल है, सॉ मिल क्या होती है, जहां पर लकड़ी का काम होता है। तो एक मिल थी जहां पर लकड़ियों का काम होता है, उस मिल के पीछे एक खुला सा मैदान था, और उस मैदान में जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज करना। तो सोल्जर्स अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। अब यहां पर चिल्ड्रन आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रूशियन का मतलब क्या है, जर्मन पीपल। एंड फ्रांस जो नरेटर है वो कहां से बिलोंग करता है, ही बिलोंग टू फ्रांस, राइट। तो फ्रांस में जर्मन लोग जो थे वो आ गए थे। दैट मीन्स जब हम यहां से कहानी पढ़ रहे हैं, यहां एक चीज समझ आती है कि यहां से जो कहानी है वो इस टाइम पर है तो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट की कहानी, लेकिन इस टाइम पर किसका इंपोजिशन है, जर्मन पीपल का, क्योंकि प्रूशिया ने कंट्रोल कर लिया था दोनों डिस्ट्रिक्ट को। एंड फ्रांस जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, एल्सेज, राइट। सो जो जर्मन के सोल्जर्स थे वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। और एक चीज यहां से समझ लेना कि इस टाइम पर जो फ्रांस के लोग थे वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते थे, बिकॉज दे वर लिविंग अंडर द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ जर्मन पीपल। यहां पर चिल्ड्रन एक चीज और समझ में आती है कि अगर जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहां का लेते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनाइज किया हुआ था, राइट। तो यहां पर जितने भी रूल बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, क्या वो हमारे बेनिफिट्स के लिए थे या उनके बेनिफिट्स के लिए थे, उनके लिए थे ना। सिमिलर वे प्रूशिया के जितने भी इन्होंने ड्राफ्ट्स तैयार किए थे, किसके लिए, जो 2 डिस्ट्रिक्ट थी फ्रांस की उनके लिए, तो क्या वो फ्रेंच पीपल के लिए बेनिफिशियल थे या प्रूशियन पीपल के लिए। सो ऑब्वियसली प्रूशियन के लिए ही वो बेनिफिशियल थे। तो यहां पर एक चीज जो आपको समझनी है, इट इज अ सिंबोलिज्म ऑफ द लॉस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, कि सोल्जर्स जो हैं वो दूसरी कंट्री के किसी दूसरी कंट्री में एक्सरसाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि फ्रेंच पीपल के पास इस टाइम पर अपॉर्चुनिटीज नहीं थी और धीरे धीरे उनकी जॉब भी जा रही थी, राइट। It was all much more tempting than the rule for participles. And जो भी इसने बाहर का सिनेरियो देखा, for example, birds were chirping, it was very sunny and bright day, and military exercise हो रही थी सो मिल के पीछे जो बड़ा सा खुला सा मैदान था उसमें। तो ये कहता है कि ये सब चीजें ना बहुत ही टेम्पटिंग थी, बहुत ही अच्छी थी, rather than cramming the rules of the participles. But I had the strength to resist and hurried off to school. लेकिन इसने अपने आप को रोका, अपनी टेम्पटेशन को रोका और भाग कर ये स्कूल चला गया। हालांकि he was getting late, but still उसने क्या किया, अपने आप को रेजिस्ट किया, बाहर नहीं गया,
बल्कि भाग कर वो स्कूल चला गया। कई बार सीबीएसई आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछेगी ये लाइन देकर, और सीबीएसई में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, इसमें फ्रांस का कौन सा ट्रेट दिखता है, कौन सा ट्रेट दिखता है? तो आप आंसर में लिखेंगे डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इस लाइन से हमें क्या समझ में आता है कि फ्रांस जो है वो डिटरमिन्ड है, तो उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है। नेक्स्ट, when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years all of our bad news had come from there. The loss of battles, the draft, the orders of the commanding officer. अब यहां पर इस लाइन का मतलब क्या है? यहां पर इस लाइन का मतलब ये है कि जब वो स्कूल जा रहा था भागकर, तो बीच में एक टाउन हॉल है, एक ऐसी जगह है जहां पर सारे टाउन के लोगों के लिए एक बुलेटिन बोर्ड लगाया गया है। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? जिस पर आप नोटिस लगाते हो या फिर जिस पर आप इंफॉर्मेशन को स्टिक करते हो, है ना। जैसे आपके स्कूल में कोई भी चीज अगर फंक्शन वगैरह होने वाला है तो आपको, या कोई भी अगर एक ऑर्डर आने वाला है कि स्कूल का टाइम ये है, सब बच्चे अपनी यूनिफॉर्म में आएंगे, प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म में, तो इस तरीके का जो भी नोटिस लगता है वो बुलेटिन बोर्ड पर लगेगा, ताकि सब बच्चे उस बुलेटिन बोर्ड पर आकर पढ़ लें और सबके पास इंफॉर्मेशन चली जाए। इन अ सिमिलर वे एल्सेज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती थी तो वो इसी बुलेटिन बोर्ड से पढ़ते थे। ऑलराइट, तो जब वो अपने स्कूल जा रहा होता है तो उसे क्या दिखता है? टाउन हॉल, और उस पर बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और उस बुलेटिन बोर्ड पर कुछ इंफॉर्मेशन थी। फिर वो कहते हैं वैसे भी इस बुलेटिन बोर्ड पर पिछले 2 सालों से बहुत बुरी खबरें सुनने को आ रही थी। किस तरीके की बुरी खबर? कि हम लोग बैटल हार गए प्रूशियन से, हम लोगों को जो भी ड्राफ्ट, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस प्रूशिया से आते हैं उसमें हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता है, एंड जितने भी ऑर्डर्स हम लोगों के लिए आते हैं कमांडिंग ऑफिसर से, वो भी हमारे लिए ऑर्डर्स सही नहीं होते हैं, क्योंकि वो किसके लिए बेनिफिशियल होते हैं? जर्मन पीपल के लिए। सो whenever I'm saying जर्मन और प्रूशिया, इट इज द ऑल्टरनेट नेम। ओके, प्रूशिया पहले कहा जाता था, मॉडर्न डे उसका नाम क्या हो गया है? मॉडर्न नेम जर्मनी। ठीक है, तो कमांडिंग ऑफिसर्स ये कहां से थे? ये प्रूशिया के थे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया है कि उस बुलेटिन बोर्ड पर बहुत बुरी बुरी खबरें सुनने को मिलती थी, और आज भी उसे ये लगा था पता नहीं कौन सी बुरी खबर जो लगी हुई है यहां पर इस बुलेटिन बोर्ड पर, कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। तो वो कहता है कि यहां पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो रखी थी उस बुलेटिन बोर्ड पर। वैसे भी इस बुलेटिन बोर्ड पर हमें हमेशा बैड न्यूज देखने को मिलती है, चाहे वो कैसी भी न्यूज हो। पिछले 2 सालों से तो हम यही सुनते आ रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। एंड जब वो स्कूल जा रहा था ऐसे भागकर, तो वो 2 सेकंड के लिए सोचता है अब क्या हो गया, अब ऐसी कौन सी बुरी खबर है जो बुलेटिन बोर्ड पर लगी हुई है। बट लिटिल फ्रांस वॉज गेटिंग लेट एंड वेट अ मिनट, आई एम सॉरी, Little Franz was getting late, so he did not pay much attention to the bulletin board, और उसने नहीं पढ़ा कि क्या लिखा हुआ था। तो अब वो क्या करता है? Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Do not go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." Now, what do you mean by this? वो कहता है कि उसने स्कूल के लिए वो लेट हो रहा था, तो उसने बुलेटिन बोर्ड नहीं पढ़ा। वो जो है हरी मतलब बहुत तेजी से भाग रहा था स्कूल के लिए, एंड इतना तेजी से जितना वो तेजी से भाग सकता था। सो राइट, ही वॉज रनिंग एज फास्ट एज ही कुड। अब बीच में उसको किसी की आवाज सुनाई दी। जिसकी आवाज उसे सुनाई दी वो कौन था? ब्लैक स्मिथ। नाम क्या था उसका? वॉचर। तो ये जो ब्लैक स्मिथ है इसका नाम था वॉचर। ठीक है, तो जो वॉचर है वो वहां पर अपने अप्रेंटिस के साथ आया था। अप्रेंटिस मतलब जो हेल्पर होते हैं या फिर जो काम सीख रहे होते हैं। तो देयर वाज दिस गाय हु वाज अंडर वॉचर, जो कि ब्लैक स्मिथ का काम सीख रहा था। तो वॉचर एंड ये अप्रेंटिस टाउन हॉल में क्या कर रहे थे? वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ने आए थे, इंफॉर्मेशन पढ़ने आए थे। ठीक है, तो उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पढ़ा, एंड जो वॉचर है उसने किसको बुलाया? फ्रांस को बुलाया, और फ्रांस को बोलकर वो कहता है कि इतने भागकर कहां जा रहे हो? छोटे से प्यारे से बच्चे बब को हम
छोटा सा बच्चा जो होता है जिसका नाम हम नहीं जानते उसको बब कहते हैं, तो वो आउट ऑफ अफेक्शन कहते हैं कितना तेजी से क्यों भाग के जा रहे हो बच्चे, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी मतलब बहुत, एम्पल टाइम है स्कूल जाने के लिए। अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा आपको सरकाज़म देखने को मिलेगा। सरकाज़म कैसे, किस तरीके का, क्योंकि जो बुलेटिन बोर्ड पर था वो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। सो बेसिकली बुलेटिन बोर्ड पर यह लिखा हुआ था कि जो कैपिटल है बर्लिन, किसकी, प्रूशिया की, मॉडर्न डे इट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, राइट। सो बर्लिन से ये ऑर्डर आया था एल्सेज एंड लोरेन के लोगों के लिए कि आज से इन दोनों फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जो कि ये इंफॉर्मेशन फ्रांस को नहीं पता थी क्योंकि उसने तो बुलेटिन बोर्ड पढ़ा नहीं था, बट वॉचर ने इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया था। तो वो कहीं ना कहीं एक टोंट मार रहे थे कि कहने का मतलब है कि तुम आज तो इतनी तेजी से भाग के जा रहे हो एक लैंग्वेज वो सीखने के लिए जो हमारी थी, लेकिन अब से तो फ्रेंच लैंग्वेज जो है हमें पढ़ाई नहीं जाएगी बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम क्यों इतनी तेजी से भाग के जा रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है जर्मनी की लैंग्वेज सीखने का, विच इज जर्मन। I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamel's little garden out of breath. अब ऑब्वियसली सी बात है ये सरकाज़म या ये टोंट जो है वो लिटिल फ्रांस नहीं समझता। उसको लगा कि ये मेरा बस मजाक बना रहा है तेजी से भागने का, और फ्रांस ने इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पर। एंड फ्रांस जो है वो पहुंच जाता है स्कूल में। अब ये स्कूल क्या है, ये छोटे से गार्डन के अंदर स्कूल है जो कि मिस्टर एमएल वहां रहते भी हैं, मतलब मिस्टर एमएल का घर भी है वो स्कूल भी है, राइट। सो मिस्टर एमएल के लिटिल से गार्डन में वो पहुंचता है एंड ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब ही वॉज पैंटिंग, क्योंकि भागा भागा वो स्कूल आ रहा था, राइट। तो इसीलिए ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ। All right, next. Usually when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Children, यहां पर ना जो स्कूल का यूजुअल रूटीन है, जो डेली रूटीन है, वो बताया गया है। नाउ व्हाट इज द डेली रूटीन हियर? वो कहता है कि हम मेरे स्कूल में ना कभी शांति नहीं रही थी। अगर आप स्कूल का यूजुअल डे देखो तो फ्रांस कह रहा है कि मेरे स्कूल में बहुत ज्यादा बसल होती है। बसल मतलब बहुत शोर शराबा होता है, एंड इतना शोर शराबा होता है कि बाहर आप गली में खड़े होके भी सुन सकते हो, गली तक भी आवाज आती है स्कूल के बच्चों की। फिर वो कहते हैं कि कौन कौन सी आवाज आती है। पहला, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। जो बच्चे हैं वो यहाँ वहां भागते हैं, कभी बेंच पे बैठेंगे, कभी जाएंगे, कभी उठेंगे, तो वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द डेस्क की आवाज आती है ना। वो कुछ ऐसे डेस्क होते हैं ना जो कुर्सी पर ही इस तरीके से टेबल भी लगी हुई होती है, मतलब कोई सपोर्ट के लिए ऐसे सामान रखने के लिए रखा हुआ होता है उस पर। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क की आवाज आती है। दूसरी किस चीज की आवाज आएगी कि बच्चे अगर लेसन्स को रिपीट करेंगे तो वो यूनिसन करेंगे। यूनिसन का मतलब क्या होता है? एट द सेम टाइम। जैसे कि आप लोग मॉर्निंग असेंबली में सब इकट्ठा होते हो और गॉड्स प्रेयर करते हो तो वो यूनिसन मेथड में करते हो, राइट। एक साथ करते हो, एक साथ बोलते हो। इन अ सिमिलर वे ही सेज कि जितने भी बच्चे हैं जब वो पढ़ाई करते हैं या कुछ भी लेसन्स को रिपीट करेंगे वो एक साथ करते हैं। तो जो बहुत ही लाउड आवाज होती है बच्चों की, और हमें कंसंट्रेशन के लिए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने कानों पर हाथ लगाना पड़ता है क्योंकि सब बोल बोल कर पढ़ते हैं। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग। रैपिंग मीन्स स्ट्राइक। एंड जो टीचर हैं उनके, जिनका नाम क्या है? मिस्टर एमएल। मिस्टर एमएल की क्या हैबिट है? वो टेबल पर बार बार जो उनके हाथ में रूलर होता है उससे वो रैप करते हैं, मतलब स्ट्राइक करते हैं टेबल को। टेबल पर फटाक से वो इस तरीके से क्या मारते हैं? अपना रूलर उस पर मारते हैं, राइट। नाउ इट वॉज सो स्टिल।
अगर आप यहां देखो तो यहां पर इन्होंने 3-4 चीजें बताई हैं कि डेली बेसिस पर उनके स्कूल में क्या क्या होता है। बट अब क्या था, अब कुछ अलग था। वो कहते हैं कि आज जब मैं स्कूल के लिए काफी लेट पहुंचा, इट वॉज सो स्टिल। स्टिल का मतलब बहुत शांति थी, बहुत कामनेस थी, कोई भी नहीं बोल रहा था। जो यूजुअली इतनी सारी आवाजें सड़कों पर सुनाई देती थी, आज कोई भी आवाज स्कूल से नहीं आ रही थी। And then further he says that I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Counted on का मतलब क्या होता है? Dependent. So he was dependent on the commotion to capture his desk without being seen. That means what? जब हम स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि सब बच्चे शोर शराबा करेंगे, हम छुपके से अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यहां पर काउंटेड ऑन, डिपेंडेंट एंड कमोशन का मतलब हलचल। बच्चे यहां से वहां भाग रहे होते हैं, शोर शराबा हो रहा होता है, तो उसको कमोशन कहते हैं। तो वो कहता है कि यार मैं वैसे ही स्कूल के लिए लेट हो गया था और मैंने तो ये प्लान बनाया था कि सब बच्चे शोर शराबा कर रहे होंगे, मैं तो फटाफट से स्नीक पीक करके अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाऊंगा। मैं तो इसी प्लान पर डिपेंड था। बट उस दिन तो सब शांत थे। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन स्कूल ही नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि मानो संडे की सुबह हो। अब संडे की सुबह क्यों कही गई है? क्योंकि संडे को ऑफ होता है, हॉलीडे होती है, हॉलीडे के दिन ही जो है स्कूल शांत होता है। तो वो यहां पर कहना चाह रहा है कि वो ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो स्कूल में छुट्टी हो, कोई भी बच्चा वहां ना हो, इतनी शांति थी। थ्रू द विंडो I saw my classmates already in their places. Mr. Hamel walking up down with his terrible iron ruler under his arm. अब वो क्या कहता है कि मैंने विंडो के थ्रू क्या देखा कि मेरे क्लासमेट्स जो है ना, वो तो चुपचाप अपने प्लेसेस पर बैठे हुए थे। कोई यहां से वहां दूसरे डेस्क पर जाकर नहीं बैठा हुआ था। जो जो उनकी जगह थी, अपनी अपनी जगह पर वो बैठे हुए थे। माइट बी दे वर सिटिंग अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स और समथिंग लाइक दैट। मिस्टर एमएल जो है वो क्लास के अंदर घूम रहे थे, अप डाउन घूम रहे थे। एंड आज वो अपने आयरन रूलर से टेबल को स्ट्राइक नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने आयरन रूलर को अपनी आर्म के अंडर में छुपा रखा था। यहां पर एक चीज ध्यान रखना चिल्ड्रन, टेरिबल का मतलब क्या है? टेरिबल का मतलब है कि जो भी ये आयरन रूलर यूज करते थे ना मिस्टर एमएल, वो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए था, बच्चों को मारने के लिए नहीं था, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए यहां पर टेरिबल वर्ड यूज किया गया कि बच्चे इसको देख कर डर जाते थे। I had to open the door and go in front of everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Now he says what? कि अब आप सोचो कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था और उसने अब क्लास के अंदर बैठना था, तो उसने सबके सामने दरवाजा खोला एंड वो सबके सामने वहां खड़ा हुआ था। एंड सब इमेजिन कर सकते आप लोग, मतलब रीडर्स को बोल रहा था, यू कैन इमेजिन कि मैं कितना ब्लश कर रहा था ना। ब्लश हम कब करते हैं? हम जब खुश होते हैं। लेकिन यहां पर ब्लश का मतलब क्या है? वो शर्म के मारे लाल हो गया था। कहने का मतलब है जब हम ब्लश करते हैं तो हम लाल हो जाते हैं, राइट? तो उसका फेस इस टाइम पे बिल्कुल लाल हो गया था शर्म के वजह से कि अब मुझे डांट पड़ेगी, और वो डरा हुआ भी था। बट नथिंग हैपेंड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नथिंग हैपेंड का मतलब क्या? उसे जो डर था कि मिस्टर एमएल उसे डांटेंगे, मिस्टर एमएल ने तो उसे डांटा नहीं। मिस्टर एमएल सॉ मी एंड वेरी काइंडली ही सेड, Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you. तो यहां पर फ्रांस को वो क्या बोलते हैं? मिस्टर एमएल डांटते नहीं है, rather than reprimanding him, what he says, he asks Franz to grab his seat quickly. क्योंकि जो मिस्टर एमएल है वो अब चैप्टर शुरू कर रहे थे उसके बिना। नेक्स्ट, I jumped over the bench and sat down at my desk. Obviously, अब मिस्टर एमएल ने उसको डांटा नहीं, तो वो जंप करके फटाफट से अपने बेंच पर जाता है और चुपचाप वहां जाकर बैठ जाता है। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and a black cap in silk मटीरियल। यहां पर फ्रांस कहते हैं कि वो बैठे ही हुए थे अपने डेस्क पे, एंड वो जैसे ही अपने डर से बाहर आए तो फ्रांस ने एक चीज नोटिस की।
एक चीज ध्यान रखना, फ्रांस बार बार चीजों को नोटिस कर रहा है, तो दैट मीन्स वो एक ऑब्जर्वेंट बॉय है। इस तरीके के क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछ लेता है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो फ्रांस है वो बहुत ऑब्जर्वेंट है, और जैसे ही वो अपने डर से बाहर आता है वो क्या देखता है, द ड्रेस ऑफ मिस्टर एमएल। क्या ड्रेस थी कि मिस्टर एमएल ने उस दिन ग्रीन कलर का बहुत ही सुंदर सा कोट पहना हुआ था एंड एक शर्ट पहनी हुई थी जो कि क्या थी, फ्रिल्ड थी। ऑलराइट, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, ये रहा पिक्चर फ्रांस का। नाउ ही सेइंग व्हाट, दैट फ्रिल्ड शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी, एक ब्लैक कलर की सिल्क मटेरियल में कैप थी, एंड ये सारी चीजें, शर्ट, पैंट, कोट, एवरीथिंग, ये क्या थे, एम्ब्रॉयडरी इन पर बनी हुई थी, एम्ब्रॉयडरी थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी। देन ही नेवर वो ऑन इंस्पेक्शन, आई एम सॉरी, आई read the line incorrectly. I'm reading the line again. All embroidered that he never wore except on inspection and price days. अब यहां पर फ्रांस कहते हैं कि ये जो भी कपड़े बता रहे हैं यहां पर, जो इन्होंने यहां पहने हुए थे, किसने, मिस्टर एमएल ने, ये कपड़े ना वो ऐसे यूजुअली नहीं पहनते थे, स्पेशल दिनों में पहनते थे, या तो कोई इंस्पेक्शन डे हो स्कूल में, या फिर स्कूल में कोई फेलिसिटेशन हो रहा हो, तब वो ऐसे कपड़े पहना करते थे। तो फ्रांस वाज लिटिल शॉक्ड कि यार आज सर ने क्यों ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो ये कपड़े बहुत ही स्पेशल दिनों में पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड स्ट्रेंज एंड सोलम। सोलम का मतलब क्या होता है, सीरियस, बिल्कुल शांत। एंड इसके अलावा, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, कि भाई जो सर ने स्ट्रेंज कपड़े पहने थे, इसके अलावा जो दूसरी चीज उसने ऑब्जर्व की वो ये थी कि पूरा का पूरा स्कूल बहुत ही स्ट्रेंज लगा उस दिन, क्योंकि बहुत शांति थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Now he says what? He's saying that on a daily basis जो उनकी क्लास में बैक बेंचेस थे, जो पीछे वाले बेंचेस थे, वो हमेशा खाली रहते थे, राइट। बट उस दिन सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग चीज थी वो ये थी कि उन बैक बेंचेस पर आज के टाइम पर कौन बैठा हुआ था, आज विलेज पीपल बैठे हुए थे, और बहुत ही चुपचाप और शांति से बैठे हुए थे, जैसे कि हम बच्चे बैठे हुए थे। मतलब वो एज अ स्टूडेंट बैठे हुए थे जो विलेज पीपल थे, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये चीज उसे बहुत ज्यादा ऐसे सरप्राइजिंग लगती है कि हाउ कम इट इज पॉसिबल दैट विलेज पीपल वर सिटिंग एट द बैक बेंचेस एंड ऑन दोज बेंचेस which used to be empty all day long. Old Hoser with his primer, old Hoser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. अब वो कहते हैं कि कौन कौन पीछे बैठे हुए थे, सारे रिटायर्ड लोग बैठे हुए थे एंड एजेड लोग बैठे हुए थे। जैसे कि एक होजर, जिसका नाम होगा, ये कोई पोस्ट नहीं है, होजर जो कि बहुत बूढ़े थे वो बैठे हुए थे, और उन्होंने एक हैट पहनी हुई थी थ्री कॉर्नर्ड। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसी चीजें भी क्यों बता रहा है कि थ्री कॉर्नर्ड उसने हैट पहनी हुई थी या वो बूढ़े थे, ये सब बताने की क्या जरूरत है। एक्चुअली यहां पर ध्यान रखना कि सीबीएसई ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि एक पैराग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा कि यहां से जो भी आपको सेंसरी इमेजेस दिखाई दे रही हैं, या सेंसरी इमेजेस जो भी होती हैं, या ऑडिटरी या विजुअल इमेजेस जो हैं, उनकी डिटेल बताओ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फ्रांस जो है हमें इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा है ताकि हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो। तो ये सेंसरी डिटेल्स में आ जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी सीबीएसई पूछता है, एक पैराग्राफ दे देगा और आपको बता देगा कि इसमें कौन सी, इसमें ढूंढ कर बताओ कि कहां पर सेंसरी डिटेल्स बताई हुई है। तो ये सेंसरी डिटेल्स में आ जाती है कि थ्री कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी, एक कोट पहना हुआ था जो ग्रीन कलर है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूंगी कि एक हैट है थ्री कॉर्नर्ड तो आपके दिमाग में वो थ्री कॉर्नर्ड वाली हैट आ जाएगी, राइट। या मैं अगर ये बोलूं कि कोई कोट है जो ग्रीन कलर का, आपके दिमाग में वो इमेज आ जाएगी। तो सेंसरी डिटेल्स होती हैं ये, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछता है सीबीएसई। फिर आगे क्या बताया गया, एक
मेयर था जो फॉर्मर मेयर था। मेयर फॉर्मर का मतलब क्या होता है, जो रिटायर हो चुका था। एक पोस्ट मास्टर था जो ऑलरेडी रिटायर हो चुका था। फॉर्मर मतलब पहले, मतलब वो पहले पोस्ट मास्टर था, नाउ ही इज रिटायर्ड, ही इज स्टिल पोस्ट मास्टर बट रिटायर्ड पोस्ट मास्टर, राइट। तो वो कह रहे हैं कि ओल्ड होजर, मेयर एंड पोस्ट मास्टर, एंड इनके अलावा कुछ और गांव के लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब जो विलेजर्स पीछे बैठे हुए थे वो सब बहुत ही सैड थे। होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacle lying across the pages. फिर यहाँ क्या बताया गया, यहाँ ये बताया गया कि जो ये होजर है, इसने जो है अपने हाथ में एक प्राइमर भी रखी हुई है, जो ये इसने अपने नीज पर एक प्राइमर भी रखी हुई है। प्राइमर क्या होती है, प्राइमर वो होती है वो बेसिक बुक जो जिसकी अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी हो तो उसकी जो बेसिक से डिटेल होंगी वो प्राइमर होती है। फॉर एग्जांपल हम इंडियन पीपल हैं, हमें फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, तो फ्रेंच लैंग्वेज को आप ऐसे ही एकदम से नहीं सीख सकते हो कि आप एडवांस लेवल की बुक्स खरीद लो। आपको पहले बेसिक बुक्स लेनी पड़ेंगी कि हमें ये तो पता चले ABCD को कैसे लिखा जाता है, एंड फिर अगर मैं बोलूँ A फॉर एप्पल तो एप्पल को कैसे लिखा बोला जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज में, वो सब कहने का मतलब उसे प्राइमर कहते हैं। तो वो प्राइमर काफी ओल्ड थी, इसीलिए वो एजेस से, मतलब वो जो प्राइमर थी, वो जो बुक थी, वो ऐसे कोनों से फटी हुई थी, ठीक है। थंब थी, थंब का मतलब क्या होता है, टोन, फटी हुई थी क्योंकि वो पुरानी प्राइमर थी। और वो प्राइमर को होजर ने अपने नीज पर रखा हुआ था एंड ओपन करके बुक को रखा हुआ था, तो और उन पेजेस पर उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स रखे थे। तो यहां पर भी हमारी एक सेंसरी डिटेल्स हमें देखने को मिलती है कि हम इमेजिन करने लग जाते हैं कि किस तरीके से बुक खुली होगी, उनके ऊपर स्पेक्टिकल्स रखे होंगे, राइट। नेक्स्ट, while I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, and the new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." यहाँ पर क्या बोलते हैं मिस्टर एमएल? मिस्टर एमएल बोलते हैं, जैसे वो चेयर पे बैठते हैं और मिस्टर एमएल क्या बोलते हैं, बड़े ही ग्रेव एंड जेंटल टोन में बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारा लास्ट लेसन है। अब ये सुनकर मिस्टर एमएल की ये बात सुनकर फ्रांस एकदम शॉक्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तो वो ये सब सारी चीजें वंडर कर रहा था। क्या क्या चीजें वो वंडर कर रहा था कि हमारा जो स्कूल है उसमें इतनी शांति क्यों है, आज के दिन इतना सोलम या सीरियस क्यों है। दूसरा, वो किस चीज पर वंडर कर रहा था कि मिस्टर एमएल ने इतने स्पेशल कपड़े क्यों पहने हुए हैं, जैसे कि वो स्पेशल ओकेजन पर आए हों। थर्ड, कि ये जो विलेजर्स हैं ये पीछे क्यों बैठे हैं, वो ये सब चीजें सोच रहा था। इतने में मीनवाइल मिस्टर एमएल कहते हैं आउट ऑफ नोवेयर कि ये तुम्हारा आज लास्ट फ्रेंच लेसन है और ये ऑर्डर आया है बर्लिन से। अब ध्यान रखना, एल्सेज एंड लोरेन दोनों ही अब जर्मनी के अंडर थे, तो इसलिए उनको जर्मनी की बातें माननी थी, राइट, क्योंकि उनको कैप्चर किया हुआ था। तो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब से इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, एंड कल से उनको एक नया मास्टर पढ़ाने आएगा जो उनको जर्मन लैंग्वेज सिखाएगा। एंड देन he says that this is your last French lesson that he is going to deliver, so he wants everybody to be attentive। मतलब कहते हैं कि आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, आज के बाद मैं तुमको नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से मुझे सुने, ठीक है। What a thunderclap these words were to be। thunderclap मतलब अशोक, तो उसे एक बहुत शौक लगा सुनकर। Oh, the wretches, wretches मतलब evil people, evil poor people। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछ सकता है कि wretches का मतलब क्या है, evil poor people। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो किसके लिए बोल रहा है, ये जर्मनी या फिर प्रूशियन पीपल के लिए, प्रूशियंस के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर वो कहते हैं कि Oh wretches, that was what they had put up at the town hall. Now he came to know what Voucher was telling him. Voucher बोलता है ना, do not go so fast, bub, you have plenty of time to reach to school and study, right? तो यहाँ पर वो ये समझता है oh wretches मतलब वो जो evil लोग हैं, कौन, प्रूशियन या जर्मनी के जो evil लोग हैं, उन्होंने ये सब लगा रखा था बुलेटिन बोर्ड पर हमारे टाउन हॉल पे। Again, bad news for him. My last French lesson,
नाउ ही इज डूइंग व्हाट, he is regretting for not paying attention towards the opportunity that he was getting. तो आप यहाँ पर देखोगे कि वो किस तरीके से एक रिग्रेट शो करेगा कि he had always wasted his time rather than grabbing the opportunity he used to procrastinate. तो बहुत सारी थीम्स जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी. कौन कौन सी थीम है? एक तो ये है कि हर इंसान को अपनी लैंग्वेज को सीरियस लेना चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज इज नॉट ओनली अबाउट द स्पोकन थिंग, इट इज योर आइडेंटिटी, योर कल्चर, योर हेरिटेज, एवरीथिंग, राइट. सेकेंड इस यहाँ पर इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमें अपनी मदर टंग के साथ एक लगाव, एक प्यार होना चाहिए, बिकॉज इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, इट इंस्टिल्स यूनिटी इन देम. एंड थर्ड चीज इसमें ये बताई गई है कि नेवर एवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन को सीरियस लीजिए, अपॉर्चुनिटीज को सीरियस लीजिए. तो ये सारी चीजें यहाँ इस चैप्टर में बताई गई हैं. तो यहाँ पर अब जैसे उसे पता चलता है दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, सो ही इज रिग्रेटिंग एंड सेइंग दैट माय लास्ट फ्रेंच लेसन. Why? He is questioning कि why, क्यों ऐसा है, लास्ट डे क्यों है. I hardly knew how to write, and then he is admitting the fact कि उसको तो अभी ढंग से फ्रेंच लैंग्वेज को लिखना भी नहीं आता. I should never learn anymore. I must stop there and then. Now he says क्या मैं आज के बाद अपनी लैंग्वेज को नहीं सीख पाऊंगा? क्या आज के बाद ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज हमें नहीं सिखाई जाएगी? Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. यहाँ पर क्या बताया है कि किस तरीके से वो अपने टाइम को वेस्ट करते थे. कैसे वेस्ट करते थे? रादर देन going regular to the school or reaching school on time, what he used to do, he used to pass his time. तो क्या करते थे वो कि बर्ड्स के एग्स को देखने चले जाते थे, या फिर जो उनके वहां पर रिवर है सार, उसके आसपास वो सार नदी के पास में सैर करने निकल जाते थे, वहां टाइम पास करने निकल जाते थे. माई बुक्स that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were all friends now that I couldn't give up. बहुत अच्छी लाइन यहाँ बताई गई है, एक बार इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो वो यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं कि मेरी वो बुक्स, वेट अ मिनट, यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि मेरी बुक्स जो थी, जो आज तक मुझे न्यूसेंस लगती थी थोड़े टाइम पहले तक, अब मुझे उस पर रिग्रेट हो रहा है कि मुझे अपनी बुक्स न्यूसेंस क्यों लगती थी. यहाँ न्यूसेंस का मतलब क्या है? देखो बुक्स क्या होती है? बुक्स आर द सिंबोलिज्म ऑफ डिसिप्लिन. कैसे? कि आप स्कूल में जाओगे और स्कूल पे टाइम पे पहुंचोगे, पढ़कर घर वापस टाइम पे आओगे, ठीक है. तो बुक्स आर द सिंबोलिज्म ऑफ डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग, राइट. तो उसको डिसिप्लिन तो पसंद था नहीं फ्रांस को. अगर डिसिप्लिन पसंद होता सो ही वुड नेवर स्टार्ट हिज मॉर्निंग वेरी लेट. जैसे कि हमने ओपनिंग लाइन में ही पढ़ा था कि उसने दिन की शुरुआत काफी लेट की थी और वो काफी लेट हो गया था स्कूल पहुंचने के लिए. एंड फ्रांस वॉज इन अ हैबिट टू गेट लेट टू द स्कूल. एंड यहां पर वो यही बोल रहा है कि जो बुक्स हैं वो उसे न्यूसेंस लगती थी. सो हैवी टू कैरी, ही नेवर लाइक देम टू कैरी टू स्कूल. मतलब उसे बिल्कुल अपनी बुक्स को स्कूल ले जाना पसंद नहीं था. ही यूज्ड टू कंसीडर द बुक्स एज अ बर्डनसम. माई ग्रामर, जिसके रूल्स उसे कभी याद नहीं होते थे. फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपल्स, जिसके रूल्स से ये डरता था, राइट. माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, हिस्ट्री की बुक्स में जितने भी सेंट्स थे उनके बारे में कहानियां उसने पढ़ी हुई हैं. तो हिस्ट्री ऑफ सेंट्स का मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि हमारी जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें आप देखोगे स्वामी विवेकानंद जी की बातें हो रखी हैं, गांधी जी की बातें हो रखी हैं, भगत सिंह की बातें हो रखी हैं. बहुत अलग उच्च लेवल के जो जितने भी फिलोसोफर्स रहे हैं, जितने भी सेंट्स रहे हैं, उनकी बातें लिखी हुई होती हैं. क्यों लिखी हुई होती है? ताकि हम उनसे इंस्पायर हों, बिकॉज दे हैव लेफ्ट देयर इंडेलिबल लेगेसी ऑन आवर माइंड, राइट. सो इन अ सिमिलर वे फ्रेंच की जो बुक है हिस्ट्री की, उसमें भी फ्रेंच के जितने सेंट्स हैं उनकी कहानियां लिखी हुई हैं, जिसको पढ़कर इसे बोरियत फील होता था. और ये सेंट्स की कहानियां इसलिए होती हैं बच्चों बुक्स में
ताकि हम लोग अपने नेशन से प्यार करें, लगाव करें कि जो लोग हैं वो हमारे देश के लिए क्या क्या करके गए हैं और हमें भी वो मुकाम हासिल करना है। तो यहाँ पर वो कहता है कि वो बुक्स मुझे न्यूसेंस लगती थी, मुझे ग्रामर से डर लगता था, मुझे बुक्स को स्कूल लेकर जाना पसंद नहीं था, मुझे हिस्ट्री की बुक्स पसंद नहीं थी क्योंकि उसमें सेंट्स वगैरह की कहानियां थी, लेकिन अब ये सारी चीजें मुझे ओल्ड फ्रेंड्स एंड दैट वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मतलब ये सारी चीजें अब मुझे वैल्यूएबल लग रही हैं। वो कह रहा है कि क्या ये सारी चीजें अब मेरी वो पुरानी दोस्त हो जाएंगी जिससे मैं शायद कभी गिव अप ना कर पाऊं। तो यहां पर जैसे उसको ये पता चलता है ना दैट टुडे वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, एकदम से उसके दिमाग में अपनी कल्चर, हेरिटेज एंड एवरीथिंग केम इनटू हिज माइंड। इसको लगता है कि यार ये जो मेरा नेशन है ये मेरा है, ये मेरी प्राइड है, ये मेरी आइडेंटिटी है, मुझे अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे पता नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर दूंगा। इस तरीके की चीजें वो यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। एंड मिस्टर एमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। तो वो कह रहा है कि जैसे ही मुझे ये भी पता चलता है कि मिस्टर एमल अब हमें कल से पढ़ाने नहीं आएंगे, वो ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ के चले जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, मिस्टर एमल का डिस्ट्रिक्ट छोड़ना किस चीज का सिंबोलिज्म है? लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को इंपोज कर लेती है, उसे कॉन्फिस्केट कर लेती है, तो उस टाइम पर उस जो कंट्री सब्जुगेट हुई है उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं। तो वो कह रहा है कि अब मैं मिस्टर एमल को नहीं देख पाऊंगा, और ये बात सोचकर कि मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा, मैं ये भूल जाता हूं कि वो कितने क्रैंकी थे और उनके पास जो रूलर है उससे हमें कितना डर लगता था। तो यहां पर वो हर चीज के ऊपर रिग्रेट कर रहा है। पुअर मैन, यहां पर देखो जैसे वो रैचेस है ना, ये उसने किसके लिए यूज किया था? जैसे मैंने बताया प्रूशियन पीपल के लिए। यहां ये पुअर मैन किसके लिए यूज कर रहा है? मिस्टर एमल के लिए। पुअर मैन वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि आज वो लास्ट डे पढ़ाने आए हैं, अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं। एंड वन मोर थिंग, वो मिस्टर एमल जो है ना, वो लास्ट डे भी उनको बहुत ही पेशेंटली पढ़ा रहे थे। वो चाहते तो ना पढ़ाते, ये सोचकर कि वैसे तो आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज इनको पढ़ाई नहीं जाएगी, राइट, लेकिन फिर भी वो आज के दिन आए हैं पढ़ाने इन लोगों को, तो इसलिए उसने रेफर किया है पुअर मैन। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understand. Now what he says कि अब उसे बुरा लग रहा है कि यार सिर्फ और सिर्फ आज के दिन पढ़ाने के लिए वो इतने अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं, जस्ट टू सेलिब्रेट दिस डे, कि कोई नहीं अगर लास्ट डे है लेकिन एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। जब मुझे मौका मिल रहा है पढ़ाने का तो मैं पढ़ाऊंगा। वो इस उससे आए थे बच्चों को पढ़ाने। Now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room। अब वो कहता है कि मुझे अब समझ में आया कि जो बैक बेंचेस हैं उस पर ये old village people क्यों बैठे हुए हैं। It was because they were sorry too। They had not gone to school anymore। It was their way of thanking our master for 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? फ्रांस कह रहे हैं कि अब मुझे समझ में आता है ये लोग पीछे बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? तो पहला रीजन वो कहते हैं कि वो भी रिग्रेट फील कर रहे हैं फ्रांस की तरह। दूसरा कि वो कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कभी भी अपनी लैंग्वेज को, अपनी आइडेंटिटी को सीरियस नहीं लिया। एंड तीसरा वो इसलिए बैठे हुए हैं ताकि वो मिस्टर एमल के फेथफुल सर्विस को, जो कि उन्होंने 40 साल से ये सर्विस दी है, उसको थैंक्स करने के लिए। यहां पर चिल्ड्रन आपको 2-4 चीजें ध्यान रखनी है, मैं बताती जाऊंगी जो है। एक तो ये है कि मिस्टर एमल वहां पर 40 ईयर्स से पढ़ा रहे थे, राइट। तो लगातार वो उन लोगों को पढ़ा रहे थे जो रिलक्टेंट थे। ये चीज बड़ी ध्यान से आपने सुननी है। इस तरीके का कुछ आपको सीबीएसई में भी देखने को मिल जाएगा। मैंने रिलक्टेंट क्यों बोला मैं बताऊंगी अभी। रिलक्टेंट का मतलब वो होता है जो कुछ ना करना चाहते हो, कुछ जैसे कि सपोज करो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो नहीं चाहेंगे ये वीडियो इतनी बड़ी डिटेल में पढूं, तो वो रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट का मतलब उनका मन नहीं है पढ़ने का, राइट। तो रिलक्टेंट का मतलब जो कुछ करने का ना मन हो। तो जितने भी अल्सेस के लोग थे वो रिलक्टेंट थे टू लर्न देयर लैंग्वेज, राइट। तो मिस्टर एमल ये जानते हुए
कि यहाँ के लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते, अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस नहीं जानते हैं एंड ना ही अपनी लैंग्वेज को ढंग से सीखना चाहते हैं, फिर भी वो पिछले 40 सालों से अपनी सर्विस, मतलब उनको पढ़ाते आ रहे थे, सर्विस देते आ रहे थे, पढ़ाते आ रहे थे, तो इसीलिए इनको फेथफुल सर्विस रेंडर बोला गया है। फेथफुल सर्विस रेंडर का मतलब कि बिना सोचे समझे अपनी और बिना किसी बेनिफिट के आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते जाएं किसी को। तो वो पिछले 40 सालों से फेथफुल तरीके से उन लोगों को, उन रिलक्टेंट लोगों को पढ़ाते आ रहे थे जो उनसे पढ़ना भी नहीं चाहते थे, जो अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस भी नहीं जानते थे। And of showing their respect, and why these villagers were sitting at the back, to show the respect towards their कंट्री, और ये दिखाने के लिए वो सब यूनाइटेड हैं। किसको दिखाने के लिए? प्रूशियन सोल्जर्स को, क्योंकि प्रूशियन सोल्जर्स जो हैं वो अब टेक ओवर कर चुके थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear without one mistake. But I got mixed up on the very first word, stood there holding on to my desk, my heart beating, not daring to look up. यहाँ पर वो सिनेरियो बताया कि जैसे ही मिस्टर एमएल, किसका नाम बुलाते हैं? फ्रांस का। क्यों? क्योंकि मिस्टर एमएल जो है अब कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे फ्रांस से। तो यहां पर फ्रांस कुछ ना कुछ सोचे जा रहा था कि यार ये लोग यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, विलेजर पीपल जो है फेथफुल जो सर्विस मिस्टर एमएल देते आ रहे हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें वो सोच रहा था। इतने में उसको अपना नाम सुनाई देता है एंड मिस्टर एमएल जो है कहते हैं फ्रांस को कि पार्टिसिपल्स के रूल्स को सुनाओ। लेकिन उसको तो पार्टिसिपल्स के रूल्स आते नहीं थे, तो वो कह रहा है कि मैं क्या ना कर दूं। उस दिन मेरा मतलब अभी वो रिग्रेट कर रहा है कि काश उसे सारे के सारे रूल्स याद होते, बिना किसी मिस्टेक के काश वो क्लियर बोल पाता। लेकिन जैसे उसने फर्स्ट वर्ड बोला वो चुप खड़ा हो गया एंड उसने सब खराब कर दिया, मतलब वो मिक्सअप कर दिया वर्ड्स को। उसे पता भी नहीं था फर्स्ट वर्ड ऑफ द पार्टिसिपल, सो वो ढंग से कुछ बोल नहीं पाया। अब उसको बहुत बुरा लग रहा था ये सारी चीजें सोचकर, दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। तो अब उसने अपनी डेस्क को पकड़ा, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो मिस्टर एमएल से नजरें मिला पाए, और उसकी हार्ट बीट कर रही थी। आई हर्ड मिस्टर एमएल से टू मी, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves that I have got plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर जो है वो रियलाइज करा रहे हैं मिस्टर एमएल कि किस तरीके से इन लोगों की मिस्टेक थी। तो जब यहाँ पर फ्रांस जो है हमें सिनेरियो बता रहा है कि उसको काफी शर्म आई और उसने जो है सर उठाकर देखा भी नहीं मिस्टर एमएल को, तो मिस्टर एमएल ने इस टाइम पर डांटा नहीं। मिस्टर एमएल ने क्या कहा? मैं तुमको डांटूंगा नहीं फ्रांस, नहीं डांटूंगा, मुझे पता है तुमको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन देखो हम कहाँ आ गए हैं। हम डेली ये बोलते हैं अपने आप से कि हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम है। अच्छा ये क्या है? वाह, इट मीन्स व्हाट? हम ऐसे करते हैं बहुत टाइम है हमारे पास, अरे बहुत टाइम है हमारे पास। उस सेंस में वो कह रहे हैं कि हम एक केयरलेस एटीट्यूड शो करके कहते हैं अरे बहुत टाइम है यार, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हम यही सोचते रहते हैं ना, हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल पढ़ लेंगे, कल याद कर लेंगे चीजें। लेकिन लिटिल फ्रांस देखो आज हम कहाँ आ गए हैं। आज हम एक ऐसे दिन पर आ गए हैं जब सारी अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई हैं? बिल्कुल खत्म हो गई हैं। आज वो दिन आ गया है कि आपको कल ही नहीं मिलेगा। मतलब आप बोलते रहते हो ना कि हमें कल पढ़ लेंगे, कल, वो कल आपका किसी ने छीन लिया है। किसने छीन लिया है? प्रूशियन पीपल ने। फिर आगे वो क्या कहते हैं? दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little France. We all have great deal of reproach ourselves with. What a fantastic line he's saying. So यहाँ पर वो realize करा रहे हैं
फ्रांस को भी और एल्सेज में रहने वाले लोगों को भी। मिस्टर एमएल कहते हैं कि यही तो प्रॉब्लम है एल्सेज में रहने वाले लोगों की। ग्रेट ट्रबल मतलब यहां पर कि इनकी यही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो कहते हैं शी पुट्स ऑफ, शी यहां पर एल्सेज के लिए एंड एल्सेज के लोगों के लिए यूज किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी लोग एल्सेज में रहते हैं वो हर एक चीज को कल पर टाल देते हैं। सब लोग कहेंगे अरे कल कर लेंगे, बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, बहुत टाइम है। फिर यहां पर जो है मिस्टर एमएल कहते हैं तुम्हारी इस आदत की वजह से जो तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, कल कर लेंगे, कल कर देंगे, इस वजह से जितने भी ये फेलोज हैं, अब दोज कौन है? प्रूशियन पीपल। फेलोज मतलब लोग प्रूशिया के रहने वाले। तो वो कह रहे हैं कि प्रूशिया के जितने लोग हैं और जो आर्मी यहां आई है, इन सबको तुमने एक अधिकार, एक मौका दे दिया ये कहने का हम लोगों को कि अरे तुम लोग तो प्रिटेंड करते हो फ्रेंच मैन होने का, तुम लोगों को अपनी लैंग्वेज ना बोलनी आती है, ना लिखनी आती है, ना पढ़नी आती है, तुम किस तरीके के फ्रेंच मैन हो। यहां पर वो कहना चाह रहे हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी पर, हमारी यूनिटी पर और हमारे नेशन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक एग्जांपल लेते हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ आए, अगर हमें अपनी ही लैंग्वेज बोलनी लिखनी ढंग से नहीं आती है तो वो हम पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुमको अपनी लैंग्वेज भी नहीं लिखनी आती है तो तुम क्या इंडियन करते हो। इन अ सिमिलर वो कह रहे हैं कि वो जो जितने भी प्रूशियन पीपल हैं उनको ये राइट मिल गया बोलने का कि तुम लोग फ्रेंच मैन होने का प्रिटेंड करते हो, एक मतलब दिखावा करते हो, शो ऑफ करते हो। अगर तुमको अपनी लैंग्वेज तुमको अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती है बोलनी लिखनी पढ़नी, तो तुम किस तरीके के पैट्रियोट हो, किस तरीके के तुम फ्रेंच मैन हो, राइट। एंड देन ही सेज बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, मतलब तुम इतना बुरा मत मानो, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि इन सब में हमारी गलती भी है। रिप्रोच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ब्लेम। वो कह रहे हैं कि हम सब की गलती है, ये ब्लेम हम सब पर जाता है, सिर्फ तुम पर एल्सेज में रहने वाले हर लोगों पर मैं ये ब्लेम डालता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। साथ साथ वो कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स भी, उन पर भी ब्लेम जाता है, वो कभी सीरियस ही नहीं थे। तुम सीखो, पढ़ो, लिखो, स्कूल टाइम पर आओ, तुम्हारे पेरेंट्स सीरियस नहीं थे। इनफैक्ट तुम्हारे पेरेंट्स ये प्रेफर करते थे कि तुमको स्कूल भेजने की बजाय कभी कभी फार्म पर भेज देते थे ताकि तुम काम करके लाओ, तुम मिल्स में काम कर लो और कुछ पैसा कमा कर लाओ, राइट। तो पैसा कमाने के चक्कर में वो तुमको स्कूल नहीं, कई बार फार्म्स एंड मिल्स भेज दिया करते थे। एंड तुम्हारे पेरेंट्स ही नहीं, आई हैव टू बी ब्लेम ऑल्सो। दैट मीन्स वो कहते हैं मैं तुम पर गलती नहीं डाल रहा हूं, जितने भी लोग एल्सेज में रह रहे हैं उन सब पर मैं ब्लेम करता हूं, जिसमें कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। कहते हैं फ्रांस को तुम्हारी तो गलती है ही, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कह रहे हैं कि मेरी भी गलती है। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? वो कह रहे हैं कि मैं भी कई बार तुम लोगों के साथ क्या करता था, तुम लोगों को भेज दिया करता था अपने जो है फ्लावर्स में पानी देने के लिए। Rather than teaching you, I have also wasted your time. I also did not take my teaching seriously. That's what he's blaming. He's putting a blame on himself. And when I wanted to go to fishing, did I not give you the holiday? Now वो कहते हैं कि और कई बार मैं ऐसे भी करता था, तुमको बिना बात की छुट्टियां दे देता था बच्चों को। जैसे मुझे अगर कभी फिशिंग जाना है, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी है, तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरी भी गलती है, शायद मैंने भी तुम लोगों को पेशेंटली नहीं पढ़ाया या फिर मैंने भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया तुम लोगों को। तो यहां पर वो हर एक इंसान पर ब्लेम कर रहे हैं। पर वो ब्लेम कर क्यों रहे हैं चिल्ड्रन? वो इसलिए ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि अब उनसे ये चीज टॉलरेट नहीं हो रही है कि यार वो इतने दिनों से इन लोगों को बोल रहे थे कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, बट नोबडी वाज पेइंग अटेंशन। Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language. फिर ऐसा बोलते बोलते जो मिस्टर एमएल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में आगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना,
ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। आप अगर यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर आपको मैप में आराम से दिख जाएगा। आई होप इट इज विजिबल, बिकॉज मुझे तो इतनी पास से कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। आप अभी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर एल्सेस, लोरेन है, राइट। फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा इस मैप में। चलो नेक्स्ट, नाउ ही सेज व्हाट, दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। Why? Because it is so clear, it is so logical, and we must guard it among us and never forget it. Because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Now what he says कि हमारी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। यहाँ पर इस चैप्टर में मिस्टर एमेल इज टॉकिंग अबाउट हिज लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, बट अल्फोंस डोडे यहाँ पर एक चीज सिंबलाइज कर रहे हैं कि ये हर कंट्री के बारे में बात करना चाहते हैं कि इट्स नॉट ओनली फ्रेंच लैंग्वेज, इनफैक्ट हर लैंग्वेज जो है वो कैसी होती है, क्लियर, लॉजिकल होती है और हमें उसको हमेशा गार्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टर एमएल कहते हैं हमें अपनी लैंग्वेज को गार्ड मतलब सेफ रखना चाहिए, प्रिजर्व रखना चाहिए, एंड हमें कभी अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए। फिर वो कहते हैं कि बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, अगर किसी को गुलाम बना लिया जाता है और अगर उसके पास अपनी लैंग्वेज है उसके हाथ में, तो उसको कोई भी प्रिजन के अंदर नहीं डाल सकता, और अगर डालने की कोशिश करेगा दैट मीन्स दे हैव द की टू कम आउट ऑफ द प्रिजन। दैट मीन्स व्हाट इट मीन्स कि अगर सबको अपनी लैंग्वेज आती है तो यूनिटी प्लेज अ स्ट्रॉन्गर रोल, और जिसके पास यूनिटी है उनको कोई भी प्रिजन में नहीं डाल सकता। कहने का मतलब है हमें, हमारे पास हमारी लैंग्वेज है ना, हमारे पास हमारी आइडेंटिटी है, हमें कोई सब्जुगेट नहीं कर सकता, कोई हमें प्रिजन में डाल सकता है। इफ दे वुड ट्राई टू डू सो, वी हैव द आइडेंटिटी, वी हैव द यूनिटी, एंड देन वी कैन कम आउट ऑफ द प्रिजन ऑल टुगेदर। जैसे कि हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की मिलके एंड उनको यहां से भगाया, राइट। दिस वे ही इज मोटिवेटिंग एवरीबडी। बट एक चीज चिल्ड्रन यहां ध्यान रखना कि आज तो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, कल से तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फिर क्यों ये इतना बोल रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज को पढ़ाओ, अपनी लैंग्वेज को बचाओ। एक्चुअली यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये यहां पर लास्ट यही लेसन वो देके जाना चाहते हैं कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना ये तुम्हारी लैंग्वेज है एंड यू हैव टू हैव अ फास्ट होल्ड ऑन टू इट। दैट मीन्स तुम्हारे पास अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। आज नहीं तो कल तुम्हारे पास इस प्रिजन की चाबी मिल जाएगी। दैट मीन्स कि प्रूशिया ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर किया हुआ है, और अगर ये लोग अपनी लैंग्वेज को अपने पास रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, आगे आने वाली जनरेशन को भी बताएंगे कि हमारी लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी है, एक ना एक दिन वो इस प्रिजन से निकल जाएंगे, मतलब वो प्रूशियन लोगों के हाथ से निकल जाएंगे। Then he opened a grammar and read us our lesson. अब मिस्टर एमएल ने क्या करा, ग्रामर का एक चैप्टर निकाला जो कि था पार्टिसिपल्स का चैप्टर, और उनको पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. Now he says what? कि मैं ग्रामर से इतना डरा करता था। कौन बोल रहा है ये बात? फ्रांस। कि मैं तो ग्रामर से इतना डरा करता था यार, उस दिन तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मुझे ग्रामर का सब कुछ चीज अच्छे से समझ आ गया, पार्टिसिपल्स के रूल्स मुझे बहुत ही इजी लगे। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। अब वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने ही ध्यान से नहीं सुना था। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि मैंने ही ध्यान से नहीं सुना था। किस चीज को? मिस्टर एमएल के लेसन्स को। अगर उसने ध्यान से सुना होता तो सारी चीजें उसको इजी लगती जैसे आज उसको लगी। फिर वो एक और चीज कहता है फ्रांस, वो कहता है शायद मिस्टर एमएल ने भी इतना पेशेंटली कभी नहीं पढ़ाया जितना पेशेंटली वो आज पढ़ा रहे हैं, वरना तो हर बार उनको गुस्सा आता और वो किसको स्ट्राइक करते? टेबल को। किसके साथ? अपने रूलर के साथ, राइट। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put
in all into our heads at one stroke. अब वो क्या कह रहे हैं कि मिस्टर एमएल उस दिन इतना पेशेंटली, इतना आराम से, इतना ध्यान से पढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो कि जाने से पहले वो एक साथ हमारे दिमाग में एक स्ट्रोक मतलब एक साथ हमारे दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन फिट करना चाहते थे, सारी नॉलेज फिट करना चाहते थे। हमने क्या देखा था कि अभी वो उनको जो है वो पढ़ा रहे थे, पार्टिसिपल्स के उन्होंने वो पूछे थे, रूल्स पूछे थे, राइट। तो उन्होंने पार्टिसिपल्स पढ़ाया। अब ग्रामर के बाद वो राइटिंग सेक्शन कराएंगे, ठीक है। तो पहला ग्रामर, दूसरा राइटिंग सेक्शन और तीसरा हम देखेंगे हिस्ट्री पढ़ाएंगे। वो 3 चीजें पढ़ाते हैं इस लास्ट डे वाले दिन, ध्यान रखना ये चीजें। तो ग्रामर के बाद क्या होता है, इट वॉज द टाइम फॉर द राइटिंग सेक्शन। That today Mr. Hamel had new copies for all of us written in beautiful round hand France Alsace. तो वो कह रहे हैं कि मिस्टर एमएल ने ना हम सबको नई कॉपीज दी और उन कॉपीज के ऊपर क्या लिखा हुआ था, कर्सिव राइटिंग में, राउंड हैंड का मतलब कर्सिव राइटिंग में फ्रांस एल्सेज ये लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था? To evoke patriotism in the students as well as in the villagers. तो इन्होंने फ्रांस एल्सेज इसलिए लिखा हुआ था ताकि एक पेट्रियोटिक जो फीलिंग है वो इवोक कर पाए मिस्टर एमएल इन लोगों में, जो कि आज तक हमेशा रिलक्टेंट रहे। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work, how quiet it was. अब वो कह रहे हैं कि स्कूल में जब हम सब लोगों को उन्होंने कॉपीज दी, उनके ऊपर जब ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ था, ऐसे लग रहा था मानो कि बुक्स नहीं बल्कि क्लास में फ्लैग्स फ्लोट हो रहे हो। जब उन्होंने सबको वो दी ना बुक्स, ऐसे लग रहा था मानो कि जो फ्लैग्स है ना, उनका जो झंडा है वो लहरा रहा हो। अब यहाँ पर क्या लिटरली में फ्लैग था? नहीं, यहाँ पर इन बुक्स को बोला गया है कि वो लग रहा था जैसे फ्लैग हो। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एल्सेज, लोरेन और ये सब लिखा हुआ था, ठीक है। एंड हर एक डेस्क पर लग रहा था कि जैसे ये फ्लैग क्या कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो। You ought to have seen how everyone set to work. And सब लोग चुपचाप अपने काम के लिए बैठ गए। The only sound was scratching of the pen over the paper. अब वो कह रहे हैं कि इतनी शांति थी ना क्लास में कि जब बच्चे लिख रहे थे ना, राइटिंग सेक्शन में जब वो लिख रहे थे, उनके पेन तक की आवाज सुनाई दे रही थी, इतनी शांति थी। इनफैक्ट once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one. अब वो कह रहे हैं कि इनफैक्ट क्लासरूम के अंदर ना कुछ बीटल्स आई जिससे हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाया करते थे, बट उस दिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि कौन सी बीटल अंदर उड़कर आ गई है, कुछ नहीं, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks? Now who worked? Who मतलब यहाँ किसके लिए है? People of Alsace. तो यहां पर बोला गया कि क्लासरूम में जितने भी लोग बैठे हुए थे, जब वो लिख रहे थे तो वो किस चीज को लिख रहे थे? वो कुछ लिख रहे थे जो भी मिस्टर एमएल ने दिया, तो उसको ट्रेस करे थे, ट्रेसिंग देयर फिश हुक। अब यहां पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। वेट अ मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखी गई है। देखो, जब वो कुछ लिख रहे थे, ठीक है, जब वो कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, वो इतने ज्यादा मगन थे उस चीज को लिखने में कि उनको कुछ भी नहीं पता चला कि कौन अंदर आया, कौन बाहर गया, कोई बीटल आई, नहीं आई। In fact, they were so quiet that the scratch, the sound of the pen could be heard. And they were right on tracking their fish hooks. अब इसका मतलब क्या है? देखो, फिश हुक एक वो हुक होता है जिसमें फिश को पकड़ा जाता है। क्या किया जाता है? कैप्चर किया जाता है। अगर जब भी हम फिश हुक्स की बात करते हैं तो हुक्स में जो फिश है वो क्या हो जाती है? कैप्चर हो जाती है, पकड़ी जाती है। तो यहां पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसे फिश हुक्स की तरह लिख रहे थे जैसे कि मानो वो अपनी लैंग्वेज को
कैप्चर करना चाहते हैं, वो इस तरीके से ट्रेस कर रहे थे, मतलब इस तरीके से वो लोग लिख रहे थे, राउंड राउंड राइटिंग में। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो यहां पर इसीलिए फिश हुक्स वर्ड यूज हुआ है कि जैसे एक हुक में फिश को कैप्चर किया जाता है, उसी तरीके से जितने भी बच्चे, जितने भी विलेजर्स जो लिख रहे थे वो बिजी थे, दे डिड नॉट पे अटेंशन टू एनीबडी। इनफैक्ट वो इतने बिजी थे राइटिंग को लिखने में, ट्रेस मतलब इन राइटिंग, सो दैट दे कैन कैप्चर देयर लैंग्वेज, दे कैन कैप्चर दिस मोमेंट। ओके, एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, और ऐसे जैसे कि वो किसको कैप्चर कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज को। On the roof, the pigeons cooed very low. I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons? यहां पर अगर आप देखो तो वो छोटा सा बच्चा फिलोसोफर भी बन गया। देखो उसके दिमाग में क्या आता है, वो कहता है कि रूफ पर, छत पर ना कुछ पिजन्स बैठे थे जो कि अपनी आवाज निकाल रहे थे, दो कू कू में, बड़ी धीमी धीमी आवाज में वो सिंग कर रहे थे, वो गा रहे थे, वो बोल रहे थे। ठीक है, अब वो फ्रांस सोच रहा है अपने मन में, फिलोसोफर बना हुआ है। ठीक है, वो कहता है कि मेरे तो दिमाग में सबसे पहले ये आया कि क्या ये जर्मन लोग पिजन्स को आके भी कहेंगे कि तुम लोग फ्रेंच लैंग्वेज में कू मत करो, तुम जर्मन लैंग्वेज में कू करो, मतलब फ्रेंच में मत बोलो, तुम अपनी आवाज किस में निकालो, जर्मन में। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, यहां पर फ्रांस कहना चाहते हैं कि जैसे पिजन्स की अपनी एक लैंग्वेज है, दे कैन नॉट कू इन अनदर लैंग्वेज सिमिलर वे। मतलब अनदर लैंग्वेज का मतलब है अगर पिजन अमेरिका में बैठा है और वही आकर इंडिया में आ जाए, क्या वो इंडियन लैंग्वेज में कू निकालेगा अपनी आवाज को? नहीं, उसकी साउंड वही की वही होगी जो उसकी ओरिजिनल है, राइट। तो यहां पर फ्रांस भी यही कहना चाहते हैं, यार हमारी मदर टंग, हमारी ओरिजिनल भाषा है, हम इसको चेंज करके जर्मन लैंग्वेज में कैसे बोले और जर्मन लैंग्वेज को कैसे सीखें? इट्स सो डिफिकल्ट। एंड देन वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि हर एक की अपनी एक भाषा होती है, उसकी वो आइडेंटिटी होती है। पिजन की अपनी आइडेंटिटी उसकी भाषा से है, उसकी लैंग्वेज से है। तो जिस तरीके से पिजन अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ सकता, तो हाउ कैन जर्मन पीपल एक्सपेक्ट अस to leave our language? ठीक है, next. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair, gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little school room. अब वो कह रहे हैं कि जब मैं लिखता लिखता ऊपर देखा मिस्टर एमएल को, मिस्टर एमएल ना एकदम मोशनलेस, वो कोई हलचल नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए अपनी चेयर पे हर एक को गेज कर रहे थे, हर चीज को, हर इंसान को, दीवारों को, पंखे को, पेड़ पौधे को, अपने गार्डन को, अपने स्कूल को मिस्टर एमएल ध्यान से देख रहे थे। कभी एक चीज, कभी दूसरी चीज, उसको गेज कर रहे थे। गेज का मतलब लुकिंग एट समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब थोड़ी ज्यादा देर के लिए किसी चीज को स्टेयर करना। वो ऐसे देख रहे थे मानो कि आज वो अपने माइंड में हर चीज की इमेज फिक्स करना चाहते हैं। छोटी छोटी चीजें जो स्कूल की हैं उसकी इमेज को वो ध्यान में रखना चाहते हैं अपने माइंड में। फैंसी। For 40 years, he had been there in the same place with his garden outside the window and his classroom in front of him. वो कहते हैं कि क्यों ना हो, obviously इन्होंने 40 साल यहाँ दिए हैं और 40 साल से ये सेम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं and it is very difficult for him to leave the place. That's why he is looking at each minute detail so that he can capture everything in his mind. Just like that, only the desks, benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो यहाँ पर क्या बताया गया? यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इतने सालों से वो इन डेस्क बेंचेस को 40 सालों से देखते आ रहे हैं, जो कि अब इतने लोगों ने यूज कर लिए इतने पिछले 40 सालों से कि अब वो बिल्कुल वोर्न आउट, स्मूथ हो चुके हैं, वोर्न आउट हो चुके हैं। एंड इनका गार्डन में एक जो छोटा सा गार्डन है उसमें पेड़ लगे हुए हैं, वो भी बड़े हो गए हैं, जो इन्होंने 40 सालों में उनको बढ़ते हुए देखा है। होप वाइन, जो कि बेल सी होती है ना, जो ऊपर ऐसे
विंडो से फिर रूफ पर चली जाती है। इस तरीके का पेड़ पौधे की वो बात करे कि वो पेड़ जो हैं वो विंडो से रूफ तक जा चुके हैं, इन्होंने ये सारी चीजें अपने आगे होते हुए देखी हैं। ऑब्वियसली इनका दिल तो टूटेगा, क्यों? क्योंकि इनको कल ये कंट्री छोड़कर जानी है। साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, जो लिटिल गार्डन है वहीं पर स्कूल भी है और मिस्टर एमएल वहां रहते भी हैं और अपनी सिस्टर के साथ रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पुअर मैन, मतलब अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है फ्रांस को। पहले तो उसको वो क्रैंकी लगते थे अपने टीचर, अब उसको वो पुअर मैन लग रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके सिस्टर जो है वो सारी चीजें पैक कर रही है ट्रंक में, ट्रंक मतलब बॉक्सेस में, एंड इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज heart because he had been here since 40 years and he had seen everything, right? अब आगे क्या होता है, वो कहते हैं कि अब था हमारा हिस्ट्री का लेसन, but he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing we had a lesson in history. अब वो कहते हैं कि इतना होने के बाद भी कि कल उनको ये देश छोड़कर जाना है, स्टिल वो अपना करेज दिखा रहे थे, अपना पेशेंस दिखा रहे थे। एंड मिस्टर एमएल ने अब हमें हिस्ट्री का लेसन पढ़ने के लिए कहा। देन द बेबीज चैंटेड, बेबीज का मतलब ये सभी लोगों को फ्रेंच अच्छे से बोलनी लिखनी नहीं आती थी, एंड इट वॉज देयर फर्स्ट डे टू बी इन द स्कूल। कहने को तो वो बहुत टाइम से स्कूल आ रहे हैं, लेकिन आज वो एक्चुअली स्कूल को स्कूल समझ रहे हैं, मतलब सब ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बेबीज वर्ड यहां लिखा गया है। कह रहे हैं कि देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बू समथिंग लाइक दैट। तो वो कह रहे हैं कि उनको ढंग से बोलना पढ़ना लिखना तो किसी को आता नहीं था, तो वो लोग कुछ कुछ बोले जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे हर लोग। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacle and holding his primer in both hands spelled the letter with them. अब यहाँ क्या बताया गया कि ओल्ड होजर जिसने बुक को ऐसे खुला रखा हुआ था, अपने स्पेक्टिकल्स रखे हुए थे, अब वो स्पेक्टिकल्स उठाकर लगाते हैं एंड वो अपनी प्राइमर को दोनों हाथों में लेकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। यू कुड सी दैट हाउ ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। सो यहाँ पर दो इमोशन है। वो कह रहे हैं कि जब मिस्टर एमएल पढ़ रहे थे ना, तो वो रोते रोते पढ़ रहे थे, तो उनकी आवाज ट्रेम्बल कर रही थी और आवाज इतनी फनी लग रही थी रोते रोते जब वो पढ़ रहे थे कि हम सब लोगों को हंसी भी आ रही थी और हम सब लोग रो भी रहे थे। हंसी क्यों आ रही थी? क्योंकि वो मोमेंट बहुत फनी हो गया था। रो क्यों रहे थे? क्योंकि अब से वो अपनी लैंग्वेज को मिस करेंगे। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट वॉज लास्ट लेसन। अब वो कहते हैं कि ये लास्ट लेसन को वो कभी नहीं भूलेंगे बिकॉज इट वॉज सच अ मेमोरेबल डे। At once the church clock struck 12. अब जो चर्च में जो क्लॉक होती है ना, उसमें जब 12 बजते हैं तो एकदम से एक प्रेयर शुरू हो जाती है। और क्या होता है, उस प्रेयर को एंग्लिश प्रेयर कहते हैं। तो एक प्रेयर शुरू हो जाती है और एक घंटी बजती है, ठीक है। तो 12 बज गए। एट द सेम टाइम द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। अब वो कह रहे हैं कि अब 12 बज गए थे, ये टाइम था नेक्स्ट दिन की शुरुआत का। दैट मीन्स कि अब जैसे ही क्लॉक मतलब 12 पर स्ट्रक होती है, आवाज निकलती है उसकी, मतलब यू नो देयर इज अ साउंड दैट कम्स व्हेन इट इज 12 o'clock आउट देयर इन द चर्च, और प्रेयर बजने लगती है। सो अब प्रूशियन पीपल जो है वो अपनी ट्रम्पेट्स के साथ बीट बजाते हुए आ रहे थे। ट्रम्पेट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, सिंबोलिज्म ऑफ विक्ट्री। किसकी विक्ट्री? प्रूशियन पीपल की विक्ट्री। और ये एक तरीके से फ्रेंच लोगों को एक साइन दे रहा था कि भाई अब से फ्रेंच लैंग्वेज बंद करो, अब हम लोग आ गए हैं, अब हमारी लैंग्वेज तुम लोगों को सीखनी है। तो अब क्या हुआ कि जितने भी प्रूशियंस थे वो ड्रिल करके, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज करके जब आ रहे थे तो वो ट्रम्पेट बजाते हुए आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और विंडोज से फ्रांस को और सब लोगों को, मिस्टर एमएल को, विलेजर्स को, सबको आवाज सुनाई दी कि अब प्रूशियन सोल्जर्स आ चुके हैं। नाउ इट इज द टाइम व्हेन दे वर सपोज टू एंड देयर फ्रेंच लेसन। मिस्टर एमएल स्टूड अप। अब मिस्टर एमएल खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अब उनका जो डे था वो खत्म हो गया। वेरी पेल, वो बहुत कलरलेस थे। यहां पर कलरलेस का मतलब ही वॉज वेरी सैड। इन हिज चेयर आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल। मतलब वो ऐसे खड़े हुए कि उस दिन ना वो बड़े टॉल लग रहे थे। टॉल का मतलब यहां पर क्या है? प्राउड। जैसे कि हम जब अपना नेशनल एंथम गाते हैं तो हम स्लाउची नहीं खड़े होते, हम बिल्कुल ऐसे एकदम सीना तान के खड़े होते हैं, राइट। तो हम ना, अगर हमारी इतनी हाइट और जब हम सीना तान के खड़े होते हैं तो हम इतने लंबे दिखते हैं, राइट। तो इस तरीके से कह रहे थे कि मिस्टर एमएल उस दिन सैड थे, बट उनके फेस पर एक प्राइड था। माय फ्रेंड्स, आई
but something choked him and he couldn't go on. Mr. Hamel wanted to say many things, but he couldn't say anything after this line, my friends, I. Then he turned to blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, wrote in large letter, Vive La France. What do you mean by that? He says that Mr. Hamel wanted to say something, but he couldn't say. Now what happened? मिस्टर एमएल ब्लैकबोर्ड पर जाते हैं, एक पीस ऑफ चौक उठाते हैं एंड जितनी भी उनमें स्ट्रेंथ बची हुई है, बेयरिंग मतलब वेट अ मिनट, व्हाट हैपेंड, स्ट्रेंथ थी, वो उन स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बेयर करते हैं, कलेक्ट करते हैं. देन ही राइट्स व्हाट, विव ला फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, एंड ही स्टॉप्ड and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go now. That means what? अब वो कुछ बोलते नहीं है, वो जाते हैं, लिख कर long live France as large as he could, he wrote that, and then he put his head against the wall, against the the board, and then वो class को ऐसे ऐसे gesture कर देते हैं. That this means what? That class is dismissed. राइट. सो ये था हमारा आज का चैप्टर. इफ यू लव्ड इट देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपके कोई डाउट है तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.